तो हेलो गाइस, आज मैं टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाला हूं, मगर उसके साथ साथ मैं एपिसोड 1 को भी इसी वीडियो के साथ अपलोड करने वाला हूं, क्योंकि एपिसोड 1 में वॉइस बार बार कट हो रही थी, जिसकी वजह से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन सही से समझ में नहीं आ रही थी। मगर मैंने वॉइस की करेक्शन करके इसे दोबारा से अपलोड कर दिया है। आप लोग इसी वीडियो में एपिसोड 1 और एपिसोड 2 एक साथ देख सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो कि बहता हुआ कहीं जा रहा होता है और वहाँ पे बैठी हुई कुछ डीमन उसे देख रही होती हैं, और एक डीमन गर्ल तो उसके टोकरी के साथ लिपटी भी होती है और उसके साथ पानी में बहते हुए आगे की तरफ जा रही थी। उस बच्चे के गले में एक जेट पेंडेंट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद जितनी भी डार्क एनर्जी होती है वो उसके ज्यादा करीब नहीं जा पाती, ना ही वो डार्क एनर्जी उस बच्चे को हर्ट कर पाती है। मगर वो डार्क एनर्जी उस बच्चे का पीछा करते हुए जा रही होती है और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा एक विलेज में पहुंचता है, जहाँ एक आदमी उसे पानी से निकालकर अपने घर में ले आया था। वो लोग कहते हैं कि आखिर ये बच्चा है कौन? मास्टर ने तो कहा था कि अंधेरा होने से पहले ही घर वापस आ जाया करो, मगर ये लड़का तो अंधेरा होने तक भी बाहर मौजूद था। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसने बाहर कैसे सरवाइव किया है। तो दूसरा बंदा कहता है कहीं ये भी एक मॉन्स्टर तो नहीं बन चुका। मगर वहाँ पे मौजूद तीसरा बंदा, जो कि गूंगा होता है, वो इशारों की जबान में उसके पेंडेंट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जरा इसे देखो। वो मॉन्क उसकी बातों को ट्रांसलेट करते हुए कहता है कि इसके गले में जो पेंडेंट है ये सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कि हमारे विलेज के स्टेचू में है। ये स्टोन असल में डार्कनेस को दूर भगाता है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये जेट पेंडेंट ही इसके सर्वाइवल की वजह हो। मगर वो छोटा बच्चा कंटिन्यूसली रोए जा रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद तीसरा बंदा कहता है कि तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, मैं इस बच्चे को उठाकर बाहर फेंक रहा हूँ। ये कहते ही वो जोर से टेबल पर अपने दोनों हाथ मारता है, जिससे वो बच्चा ऊपर उछल जाता है और भी ज्यादा जोर से रोने लगता है, और वो आदमी फिर उसे उठाकर दूर फेंकने लगता है। मगर वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है, जो कि उसे बाहर गिरने से पहले ही पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम लोग पागल हो गए हो? इतने में अचानक फिर वहाँ पर एक और बंदा आता है, जो कि अपनी आंखों पे पट्टी बांधे हुए होता है। वो उन लोगों से कहता है कि अक्सर लोग ऐसे बच्चों को जंगल में छोड़ देते हैं क्योंकि वो लोग उन्हें पाल नहीं सकते, और वैसे भी यहाँ पे हमारे अपने खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, हम लोग इस बच्चे को कैसे पालेंगे? बेहतर यही है कि इसे किसी और को देकर आओ। मगर वहाँ पे मौजूद वो मास्कमैन कहता है कि क्यों ना मैं इसे अपने किसी जहरीले इंसेक्ट से कटवा लूं, तो ये यहीं पे ही खत्म हो जाएगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि एक सेंटीपेड उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। मगर अचानक से वहाँ पर एक लेडी आती है, जो कि उस सेंटीपेड का काम तमाम कर देती है और उनसे कहती है कि इस बच्चे से अपने हाथ दूर हटाओ, मेरे पास एक गाय है जिससे मैं इस बच्चे को दूध पिला सकती हूँ। और वो उन लोगों से भी कहती है कि मुझे तुम लोगों की सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद वो विलेज चीफ की तरफ देखती है और कहती है कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या हमें इसे रख लेना चाहिए? तो वो ओल्ड मैन हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि फाइनली हमारे इस डिसेबल्ड ओल्ड विलेज के पास एक नया लड़का होगा जो कि बिल्कुल हेल्दी होगा। तो वहाँ पे खड़ा हुआ वो मॉन्क कहता है कि अगर विलेज चीफ को इसमें कोई इनकार नहीं तो हमें भी इसमें कोई इनकार नहीं, और वैसे भी हमें ऐसे कोई नाम भी देना चाहिए। तो वो विलेज चीफ कहता है कि ठीक है, तो फिर हम लोग इसे इसका लास्ट नेम देते हैं, जो कि किन होगा, और इसका रियल नेम होगा मू, यानी इसका पूरा नाम मू किन है, या फिर इसे किन मू भी कहा जा सकता है। वो उस लेडी से कहता है कि अब तुम ही इसे पाल पोस कर बड़ा करोगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा उस ओल्ड लेडी के रूम में होता है और एक जगह सोया हुआ होता है। अचानक से वहाँ पर एक डार्क एनर्जी आ जाती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ रही थी, और उस ओल्ड लेडी का ध्यान किसी और चीज की तरफ था, और उस एनर्जी के अंदर से बड़े बड़े हैंड्स बाहर निकलते हैं, जो कि उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। मगर इतने में वो लेडी अपनी सुई से धागा खींचती है, तो वो धागा उन हाथों में फंसता है और वो हाथ वापस से पीछे हट जाते हैं, और वो लेडी उस सुई धागे से किसी चीज को सी कर पूरी तरह से बंद कर देती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो किसी और चीज को नहीं बल्कि एक औरत के जिस्म को सी रही थी, और फिर वो वापस से अपने उस बच्चे को उठाकर सब लोगों के पास लेकर जाती है। वो मॉन्क जैसे उसे उठाता है तो वो छोटा बच्चा उसके ऊपर ही सोसू कर देता है, और वो बच्चा फिर उसके हाथ से निकलकर सीधा पानी की गहराइयों में जा रहा होता है। तो वहाँ पर एक जायंट मछली होती है, जो कि उसे खाने वाली थी, मगर वो बच्चा वहाँ से निकलकर बाहर ऊपर की तरफ चला जाता है, और उस पत्ते के ऊपर से नीचे गिरते हुए वो वापस से जमीन पे आ जाता है। तो उसे अपने सामने बहुत सारे कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं, यहाँ तक के बड़े बड़े सांप और बिच्छू भी मौजूद थे, और एक बिच्छू तो उसे डंक मारने
गुजरने की कोशिश करता है, मगर वो बच्चा तो उसके डंक से ही लिपट जाता है। इसी तरह चलते चलते वो बच्चा पहाड़ के किनारे पर आ पहुंचता है, जहाँ वो सब लोग उसे देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। वो बच्चा जैसे ही उस पहाड़ से नीचे कूदता है तो सबके बिल्कुल 12 से बच जाते हैं और उनमें से एक बंदा तो उसे बचाने के लिए फौरन से दौड़ पड़ता है और हमें दिखाया जाता है वो बच्चा हंसते मुस्कुराते हुए सीधा नीचे की तरफ जा रहा था। उसे इस चीज की कोई परवाह नहीं थी कि वो कहाँ जा रहा है। इतने में एक ईगल उसे आकर पकड़ लेती है और उसे अपने घर की तरफ लेकर जा रही थी, मगर अचानक से वहाँ पर एक बंदा उसे बचाने के लिए आता है तो वो खुद ही उसकी आंखों पे जोर से उंगलियां मारकर उसे नीचे गिरा देता है और वो चील उसे उठाकर वापस से अपने घोंसले में ले जाती है, जहाँ उसके बड़े बड़े बच्चे होते हैं और वो उसे खाने की कोशिश करते हैं, मगर वो बच्चा उन अंडों के साथ लुढ़कता लुढ़कता नीचे गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू हो जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी एज बढ़ जाती है और वो जैसे ही नीचे गिरता है तो उसकी पीठ पे बंधी हुई बास्केट उसके मुंह पे आकर गिरी थी, जिसके बाद वो वापस से उसे सेट करता है और देखता है कि वो तो मॉन्स्टर फॉरेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है, जहाँ पर चारों तरफ उसके मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर मौजूद हैं। वो वहाँ से एक नेचुरल हर्ब लेता है और फौरन से 9 तो 11 हो जाता है। इसी तरह वो वहाँ से निकलकर एक स्टेचू के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो स्टेचू दिखने में ही उसे काफी ज्यादा डरावना लगता है। जैसे ही उसके सामने छांव हो जाती है तो अचानक वहाँ पर कुछ अजीब सी हरकत होने लगती है, जिस पर उसे काफी डर लगने लगा था, क्योंकि पास में पड़े हुए जितने भी पत्थर थे वो सारे के सारे हवा में ऊपर आ गए थे। ये देखकर वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। पत्थरों को जैसे ही हल्का सा पुश करता है तो वो पत्थर बगैर किसी ग्रेविटी के आसपास मूव करने लगते हैं और जैसे ही बादल वहाँ से हटते हैं और सूरज की रोशनी उस स्टैचू पर पड़ती है तो वो ग्रेविटी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और सारे पत्थर नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर किन्मो बहुत ज्यादा डर जाता है और वापस से वहाँ से भागकर दूर निकल जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे मौजूद एक जायंट स्टैचू के फेस के ऊपर चढ़ रहा होता है, जो कि एक पहाड़ से भी ज्यादा ऊंचा था। मगर किन हार मानने वाला नहीं था। वो उसके ऊपर चढ़ जाता है तो उसे वहाँ पर पूरा आइसलैंड क्लियरली नजर आ रहा होता है, मगर वो अपने सामने बादलों को देखता है और फिर एक पत्थर उठाकर उनकी तरफ फेंकता है, मगर वो पत्थर किसी चीज से टकराते हैं और गायब हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि किन्मो वो वहीं पर ही बैठे बैठे सो जाता है, जिसके बाद अंधेरा हो जाता है तो वहाँ पर एक जायंट फेस अपीयर होता है, जिसकी सिर्फ एक ही आंख दिखाई देती है। और जैसे ही किन की आंख खोलती है तो वो अपने घर में मौजूद होता है। उसे होश में आता देखकर वो सब लोग बिल्कुल खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हम लोगों ने तुम्हें कुछ हर्ब्स लेने के लिए भेजा था और तुम बाहर जाकर सो गए थे। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि बाहर कितना अंधेरा होने वाला था? नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती की तो तुम्हारा घर से बाहर जाना बंद। तुम्हारी मदर भी फिर तुम्हें नहीं बचा पाएगी। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किन्मो अपनी ग्रैंड मदर और विलेज चीफ से कहता है कि आप लोग कहते हैं कि जब डार्कनेस होगी तो उस डार्कनेस में कोई बहुत ही खतरनाक चीज हमारी तरफ आगे बढ़ती है, जो कि हमें जिंदा चबा सकती है। क्या आप बता सकते हैं कि आखिर वो सब क्या चीजें हैं? तो विलेज चीफ उससे कहता है कि वो जो कुछ भी है हमें उससे कोई लेना देना नहीं, बस हमें इतना मालूम है कि वो हमारे लिए खतरनाक है और जब तक हमारे विलेज में वो स्टोन स्टेचू मौजूद है तब तक वो सारी की सारी डार्क सोल्स हमारे विलेज में एंटर नहीं होंगी। फिर किन्मो कहता है कि आखिर उन स्टोन्स में ऐसा क्या है? तो फिर विलेज चीफ कहता है कि हमारे डाशू विलेज की बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, तुम उन्हें जानने की कोशिश ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि उन्हें जानने के चक्कर में तुम अपनी लाइफ बिला वजह में ही गवा बैठोगे। ये सुनकर किन्मो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं वापस से नेचुरल हर्ब जमा करने के लिए जा रहा हूँ। तो फिर उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि तुम डार्कनेस होने से पहले ही घर वापस आ जाना। उसके जाते ही वो ग्रैनी कहती है कि पिछले कुछ सालों में मैंने नोट किया है कि उसकी अवेकनिंग के कोई भी साइन शो नहीं हो रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो शायद कल्टीवेशन के लिए पैदा नहीं हुआ है। पता नहीं वो ऑर्डिनरी लोगों की तरह कैसे जिंदगी गुजारेगा। तो फिर ग्रैंडपा कहता है कि ऑर्डिनरी लोग वो सिर्फ और सिर्फ कुछ साल तक ही जिंदा रह पाते हैं। और वो मास्कमैन कहता है कि अगर वो ऑर्डिनरी इंसान की तरह जिंदगी गुजारेगा तो वो डाशू विलेज में कैसे सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और हाँ, अगर तुम चाहती हो कि उसकी अवेकनिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर तुम्हें 4 स्पिरिट ब्लड्स की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद तुम्हें उस पर पूरा फोकस करना होगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किन गाय के ऊपर बैठकर बांसुरी बजाते हुए जंगल की तरफ निकल जाता है। अचानक वो देखता है
है कि जैसे जैसे अंधेरा होने लगा है तो वहाँ पे मौजूद क्रीचर्स और मॉन्स्टर्स वहाँ से भागने लगे हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और कहता है कि आखिर इस डार्कनेस में क्या है। ये कहने के बाद वो उस स्टैचू की तरफ देखता है, मगर अचानक से वो गाय बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और भागना शुरू कर देती है, जिस पर किन कहता है कि न्यू ये क्या कर रहे हो तुम, वापस आ जाओ। मगर वो गाय रुकने का नाम ही नहीं लेती और दौड़ते हुए वहाँ से दूर जाने की कोशिश करती है तो उसके पीछे जाते जाते अचानक से उससे आकर टकरा जाता है। मगर जैसे ही वो खड़ा होता है तो अचानक से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे मदद के लिए पुकारती है। ये देखकर किन परेशान हो जाता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं, फिर मुझे मदद के लिए कौन पुकार रहा है। जब वो उस गाय की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि ये आवाज तो उस गाय की तरफ से आ रही है। वो न्यू से कहता है कि क्या ये तुम हो जो मुझसे बातें कर रही हो? तो फिर वो गाय उससे कहती है, हाँ, तुम्हें मेरे ही दूध से पाल पोस कर बड़ा किया गया है, इसलिए मैं तुम्हारी हाफ मदर हूँ, मगर फिलहाल मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम मुझे बचा सकते हो। तो किन कहता है, मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? तो फिर वो गाय कहती है कि मेरे सिर के ऊपर एक नीडल लगी हुई है जिससे मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्या तुम उसे मेरे सिर से निकाल सकते हो? इसे निकालने में मुझे तकरीबन 11 साल लग गए हैं, मगर अभी तक मैं इसे नहीं निकाल पाई। मगर किन जब उस नीडल को देखता है तो वो कहता है कि इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये नीडल मेरी ग्रैंडमा ने यहाँ पे चुबाई है। मगर फिर न्यू कहती है कि ये क्या कर रहे हो बच्चे, क्या तुम मुझे 11 साल का ये सिला दे रहे हो कि तुम एक नीडल मेरे हेड से नहीं निकाल सकते? ये कहकर वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है, जिस पर किन मान जाता है और वो उसके फोरहेड पर उस नीडल को निकालने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाकर उसे जैसे ही खींचता है तो उस नीडल के अंदर से खून निकल आता है, जिस पर किन थोड़ा सा डर जाता है। मगर न्यू की आंखें अचानक से घूम जाती हैं और वो वहीं पर ही धड़ाम करके नीचे गिरती है। ये देखकर किन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि ये सब क्या हो गया। वो न्यू से उठने के लिए कहता है मगर उसे होश नहीं आता। देखकर किन परेशान हो जाता है कि आखिर उसकी मदर के साथ हुआ क्या है, वो होश में क्यों नहीं आ रही और ऊपर से उसके पेट में ये अजीब सी हरकत क्या हो रही है। देखते ही देखते उस गाय के पेट के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है जो कि बिल्कुल इंसानों के हाथ जैसा होता है। ये देखकर वो और भी ज्यादा डरने लगता है और फिर अचानक से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज एक लड़की की थी। वो हंसते हुए कहती है कि फाइनली 11 साल तक मुझे इस किन के अंदर लॉक करने के बाद मुझे आजादी का मौका मिल रहा है। एक स्नेक गर्ल बाहर निकल आती है जो कि 11 साल तक उस बॉडी के अंदर कैद थी और वो अपनी आजादी पर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मगर जब उसकी नजर किन पर पड़ती है तो वो फौरन से उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें तो मैं आज मारूंगी क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम पैदा ना हुए होते तो मुझे कभी भी वो ओल्ड लेडी इस स्किन के अंदर 11 साल तक कैद ना करती। ये कहते ही वो उस पर जैसे ही हमला करती है तो किन खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर वो लड़की उसे पकड़कर उठाकर दूर फेंकती है, जिसकी वजह से उसके कंधे पर हल्की सी चोट लग जाती है और वो उस लड़की से कहता है कि आखिर कौन हो तुम और तुम मुझे पालने के लिए काऊ क्यों बनी हुई थी? तो फिर वो ओल्ड लेडी उसे बताती है कि मैं शानलोंग सिटी के लॉर्ड की वाइफ हूँ। ये कहते हुए वो उस पर फिर से अटैक करती है और एक लात मारकर जोर से उठाकर दूर फेंकती है और फिर उस पर अपने पंजे से वार करती है जिससे वो बाल बाल बचता है। मगर वो लड़की फिर उसे गले से पकड़कर ऊपर उठा लेती है और कहती है कि उस ओल्ड लेडी ने मुझे बेवकूफ बनाकर मुझे एक काऊ में कन्वर्ट कर दिया। मैंने 11 साल उसके पेट के अंदर गुजारे हैं, मैं भला तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती हूँ? ये कहने के बाद वो अपने हाथों से पॉइजनस एनर्जी जनरेट करती है और कहती है कि मैं इस सारी नफरत को तुम्हारे साथ यहीं पे ही दफन कर दूंगी। ये कहते ही वो उसे मारने ही वाली होती है कि अचानक से किन को पीछे कुछ नजर आता है। वो कहता है कि ग्रैंडमा मुझे बचाइए। ये सुनकर वो लड़की डर के मारे पीछे देखती है तो किन उसे जोर से लात मारकर पीछे धकेल देता है और वो लड़की सीधा एक मॉन्स्टर फ्लावर के मुंह में चली जाती है, जिसकी वजह से वो फ्लावर उसे निगलने की कोशिश करता है और किन वहां से 9-11 हो जाता है। इतने में वो लड़की अपनी पॉइजनस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस पूरे के पूरे फ्लावर को ही डिस्ट्रॉय करके रख देती है और उसे किन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद वो फौरन से अपने रियल फॉर्म में आने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की के चारों तरफ एक जायंट स्नेक की स्पिरिचुअल बॉडी आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी तो उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। जैसे ही वो किन पर हमला करने की कोशिश करती है तो अचानक से हमें दिखाया जाता है वहां पर ग्रैंडपा क्वाना पहुंचता है जो कि उसे आते ही फौरन से उस स्नेक गर्ल से बचा लेता है
और हमें वहाँ पर वो ग्रैनी भी दिखाई देती है। वो आते साथ ही उस स्नेक गर्ल से कहती है कि सुनो सिटी लॉर्ड की वाइफ, तुम आज तक जिंदा इसीलिए हो क्योंकि मैंने तुम्हें जिंदा रखा हुआ है। तुमने अगर इस बच्चे को दूध न पिलाया होता तो मैंने तुम्हें 11 साल पहले ही मार दिया होता। जरा एक मर्तबा सोचो, अगर ये बच्चा ना होता तो क्या तुम अब तक जिंदा होती? तुम्हारे पास जो जिंदगी है वो इसकी वजह से है। वो स्नेक गर्ल कुछ कहने की कोशिश करती है मगर ग्रैनी एक नीडल उसके सिर के आर पार कर देती है, जिससे उस स्नेक गर्ल का काम वही तमाम हो जाता है। और वो ग्रैनी उससे कहती है कि तुमने बिल्कुल गलत मेथड यूज किया है। मैंने तुम्हारे हस्बैंड को बिल्कुल भी किसी काम के लिए नहीं उकसाया था, बल्कि मुझे तो तुम्हारी जैसी औरतों से बहुत ज्यादा हमदर्दी थी। तुमने गलत मेथड चुन लिया, तुमने मेरे ही बच्चे को मारने की कोशिश की है, जिसकी वजह से अब मुझे मजबूरन तुम्हें मारना पड़ा है। और फिर ग्रैंडपा क्वान किन से कहता है कि तुम्हें अभी भी मार्शल आर्ट का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। इस दुनिया में ताकतवर राज करता है और कमजोर गुलाम बनकर रहता है। ये कहने के बाद वो वहाँ पे मौजूद उस लड़की को और उस गाय की बॉडी को उठाकर वापस पानी में दे फेंकता है। और फिर किन से कहता है कि जरा इस बिग वॉइड को देखो, ये दुनिया बहुत बड़ी है। मगर ग्रैनी कहती है कि आज मेरे बच्चे की अवेकनिंग का दिन है। ये सुनकर किन कहता है कि क्या मेरी अवेकनिंग? तो फिर ग्रैनी कहती है कि हाँ, आज तुम्हारी अवेकनिंग का दिन है, इसीलिए आज तुम्हें हमारे साथ चलना है। उनके जाने के बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वही डार्कनेस आ जाती है जो कि पानी में पड़ी हुई उन दोनों डेड बॉडीज को पूरी तरह से जलाकर राख कर देती है। उनकी सिर्फ और सिर्फ हड्डियां ही रह जाती हैं। और वो डेड बॉडी फिर तैरते तैरते दूर पानी में कहीं और चली जाती है, जहाँ पे हमें कुछ और कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है। वो लोग उस डेड बॉडी को देखते हुए कहते हैं कि मॉन्स्टर्स हर जगह फैले हुए हैं और वो डाशू विलेज वो पूरी तरह से बुराइयों से भरा हुआ है। ये कहने के बाद वो उस लड़की की डेड बॉडी को निकालकर वापस पानी से बाहर फेंकता है और कहता है कि इस ड्रेस को देखकर लग रहा है कि ये लड़की कोई अमीर घर की थी और यहाँ पे जियाओ लॉन्ग सिटी ही डाशू विलेज के सबसे ज्यादा करीब है। ऐसा लग रहा है कि ये लड़की जियाओ लॉन्ग सिटी की बहुत ही फेमस लड़की हुआ करती होगी, क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी और इसके पास मौजूद सामान से ऐसा लग रहा है कि इस लड़की को किसी ने अपनी नीडल्स चुभा कर कंट्रोल करने की कोशिश की है और ये काम किसी और का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ टियानमो का होगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सब के सब लोग यहाँ पे आसपास कहीं छुपे हुए हैं। वो अपने सारे साथियों से कहता है कि सब लोग मुझे फॉलो करो, हम लोग फौरन से डाशू विलेज की तरफ जाएंगे और उन सबको खत्म कर देंगे। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से आगे निकलते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किनमो वो एक गाय के साथ बाहर जाता है, मगर वो गाय असल में एक स्नेक गर्ल होती है जो कि कई साल तक उस गाय के भेष में उसके साथ मौजूद थी। मगर अब वो उसे मारना चाहती थी क्योंकि उसकी वजह से ही वो कई साल तक गाय की स्किन के अंदर कैद थी। वो उसे मारने के लिए अपना पूरा जोर लगा देती है, मगर किनमो उसे किसी तरह एक फ्लावर के अंदर धक्का दे देता है जो कि उसे निकलने की कोशिश करता है, मगर वो स्नेक गर्ल खुद को बहुत ही आसानी से उस फ्लावर से बचा लेती है और फिर किन पर हमला करने के लिए आती है। तो अचानक से वहाँ पर उसका ग्रैंडपा ग्वान और ग्रैनी आ जाते हैं जो कि उस स्नेक गर्ल को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और उसे उठाकर पानी में फेंक देते हैं। तो पानी में वो लाश फौरन से सड़ जाती है, उसके जिस्म में सिर्फ और सिर्फ हड्डियां रह जाती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वही डेड बॉडी पानी में तैरते हुए बहुत ही दूर निकल जाती है, जहाँ पर हमें कुछ कल्टीवेटर्स को दिखाया गया था। वो उस डेड बॉडी को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये पास के एक शहर से ही बिलोंग करने वाली कोई अमीर लड़की है। और वो कल्टीवेटर अपने साथियों से कहता है कि चलो आज हम लोग इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, तुम सब लोग मेरे पीछे आओ। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है विलेज चीफ उस मास्कमैन से कह रहा होता है कि क्या तुम लोगों ने अज़ूरा ड्रैगन, वर्मिलियन बर्ड और व्हाइट टाइगर और ब्लैक टर्टस की स्पिरिट्स को ढूंढ लिया है? तो वो मास्कमैन कहता है कि हमें वो सारे स्पिरिट बीस्ट तो नहीं मिले, मगर हमें उनके डिसेंडेंट्स मिले हैं। इनकी मदद से भी हम लोग स्पिरिचुअल कल्टीवेशन को एक्टिवेट कर सकते हैं। किनमो देखता है कि वहाँ पर उस मॉन्क के हाथ में वो अज़ूरा ड्रैगन होता है और दूसरे बंदे के हाथ में एक खूंखार व्हाइट टाइगर था, जिसे डरकर वो वहाँ से जैसे आगे जाता है तो उसे वहाँ पर एक वर्मिलियन बर्ड दिखाई देता है जिसे जंजीरों से बांधा हुआ होता है। और इसी तरह जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो आगे उसे ब्लैक टार्टस दिखाई देता है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है। तो उसका अंकल कहता है कि ठीक है तुम आगे जाओ। वो लोग उन चारों के चारों स्पिरिट बीस्ट का एसेंस यूज करते हुए कुछ कोल्ड्रोन के अंदर एक ऐसा स्पिरिचुअल सूप बनाते हैं कि जिससे वो
किन्मो की अवेकनिंग को किसी तरह सक्सेसफुल बना सके। और इसके लिए वहाँ पर मौजूद उसका एक ग्रैंडपा एक पेंटिंग के जरिए एक बहुत बड़ा स्क्रोल क्रिएट करता है। उस स्क्रोल में बहुत सारी चीजों की पिक्चर्स बनी हुई होती हैं और उसके साथ बहुत सारे पैटर्न्स भी थे। ये देखकर किन्मो कहता है कि ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो। तो फिर विलेज चीफ कहता है कि असल में ये लोग तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है वो मास्कमैन फिर वहाँ पर सूप बनाने की कोशिश करता है जिसके अंदर वो चारों के चारों स्पिरिट बीस्ट का एसेंस मिला देता है। वो लोग किन्मो की पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए उसे 4 एलिमेंट से बना हुआ सूप पिलाना चाहते थे जिससे उसके अंदर दबी हुई पावर्स एक्टिवेट हो सकती हैं। उस काम के लिए वो सब लोग उसकी मदद कर रहे थे। उन लोगों ने अपने सारे के सारे सूप बनाकर रेडी कर लिए थे। अब बारी थी किन्मो के पीने की। और विलेज चीफ कहता है कि किन मेरी बात सुनो, अब वक्त आ गया है कि तुम भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करो। हर इंसान की बॉडी में 7 ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जिनकी मदद से वो अपनी न्यू अवेकनिंग्स को एक्टिवेट कर सकता है। 5th को लिंक्ड आई कहा जाता है और 6th को कॉम्बिनेशन और 7th को हेवनली स्टार लाइफ एंड डेथ कहा जाता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स असल में ह्यूमंस की बॉडी में नेचुरली कुछ लेयर्स के अंदर कवर्ड होते हैं। इन्हें कल्टीवेट करके अनकवर किया जाता है, मगर इन्हें अनकवर करना इतना आसान नहीं है। हर लेवल को अचीव करने के लिए तुम्हें एक ब्रेक थ्रू करना होगा। यूँ समझ लो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे ट्रेजर छुपे हुए हैं जिन्हें तुमने बारी बारी ढूंढना है। और तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हारे लिए एक स्पेशल सूप बनाया है जो कि 4 अलग अलग स्पिरिट बीस्ट के ब्लड से बना हुआ है। तुम इस सूप को पीकर अपने उस गॉड ट्रेजर को एक्टिवेट कर सकते हो। याद रखना कि अगर तुमने इस सूप को पीकर अपनी अवेकनिंग एक्टिवेट ना की तो फिर तुम एक ऑर्डिनरी इंसान बनकर रह जाओगे और तुम्हारे अंदर जो छुपी हुई कल्टीवेशन से तुम उन्हें अचीव नहीं कर पाओगे। कुछ लोग तो ऐसे खुशकिस्मत होते हैं कि उनके अंदर पैदाइशी कल्टीवेशन लेवल्स अपने आप ही अनलॉक हो चुकी होती हैं, मगर बाकी के लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें उस कल्टीवेशन के लिए ब्रेक थ्रू करना पड़ता है। और हम तुम्हारे नो मास्टर्स हैं। हमारा टैलेंट बाकी नॉर्मल लोगों के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा है क्योंकि हम लोग तो पैदा ही कल्टीवेशन के लिए हुए हैं। इसीलिए हम लोगों ने अपनी शुरुआत कल्टीवेशन से बहुत पहले ही कर दी थी, जिसके बाद अब हम लोग उसके बिल्कुल पीक पे आ चुके हैं। मगर किन्मो कहता है कि क्या मैं भी इस तरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता हूँ। तो वो लोग उसे कहते हैं कि हाँ, तुम भी बिल्कुल हमारे जैसे बन सकते हो, मगर उसके लिए तुम्हें अपने ओन प्रेशर पॉइंट्स को एक्टिवेट करना होगा जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद है। उसके लिए तुम्हें ये सूप पीना होगा, ये तुम्हारी इसमें मदद करेगा। उसके बाद तुम भी मेरी तरह बिल्कुल एक असुर ड्रैगन को भी समन कर सकते हो। और फिर एल्डर लाउजी कहता है कि जरा मेरे वर्मिलियन बर्ड की स्पिरिट को देखो। और तीसरा मास्टर कहता है इनसे अच्छी तो मेरी ब्लैक टर्टस स्पिरिट है। जब तुम अपनी वाइटल स्पिरिट को एक्टिवेट कर लोगे तो तुम भी हमारी तरह ही अपने एक पर्सनल बीस्ट को समन कर पाओगे जो कि हर वक्त तुम्हारी लड़ाई में मदद कर सकता है। और फिर उसका ग्रैंडपा ग्वान कहता है कि ग्रैनी के पास व्हाइट टाइगर है। ये सुनते ही ग्रैनी फौरन से अपनी स्पिरिट शो करती है जिससे अंकल ग्वान डर जाता है। और वो मास्कमैन उन लोगों से कहता है कि सूप रेडी है। यहाँ पर टोटल 4 एट्रीब्यूट्स हैं जो कि तुम्हारी वाइटैलिटी को एक्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि टोटल होते ही 4 एलिमेंट्स हैं तो इसीलिए हम लोगों ने तुम्हारे लिए 4 एलिमेंटल सूप बनाए हैं। इन्हें पीने के बाद तुम्हारे अंदर जो भी ब्लड लाइन मौजूद है वो फौरन से एक्टिवेट हो जाएगी। बस उसे तुम्हें थोड़ी देर के लिए रिफाइन करना होगा, उसके बाद सब कुछ ओके हो जाएगा। मगर किन्मो को वो सूप देखकर ही उल्टी आने लगती है। वो उससे कहता है कि ग्रैंडपा, इस सूप से तो मुझे इतनी गंदी स्मेल आ रही है, मैं इसे आखिर कैसे पीऊंगा। मगर वो लोग उसे समझाते हैं कि तुम्हें अपनी अवेकनिंग के लिए एक छोटी सी कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। ये सुनकर किन्मो एक कप उठाता है और उसमें सारा सूप पी जाता है। और सब लोग उसे गौर से घूर घूर कर देखते हैं कि उसके अंदर कौन सी वाइटैलिटी पावर एक्टिवेट होती है। हम देखते हैं कि किन्मो को एक जोरदार लाइटनिंग का झटका लगता है। ये देखकर वो लोग समझ रहे थे कि शायद इसके अंदर एक अज़ूरा ड्रैगन स्पिरिट है, मगर वो लाइटनिंग के झटके भी उसे उसकी अवेकनिंग में कोई मदद नहीं कर पाते। तो ग्रैनी कहती है कि हो सकता है तुम्हारे अंदर व्हाइट टाइगर स्पिरिट हो। ये कहते हुए वो उसे व्हाइट टाइगर स्पिरिट का सूप पिलाती है, मगर व्हाइट टाइगर सूप पीते ही उसका तो गला ही जैसे बंद हो जाता है। उसकी सांसें रुकने लगती हैं और वो चिल्लाना शुरू कर देता है, यानी कि ये स्पिरिट भी काम नहीं आई। और फिर उसका अंकल मौजियांग कहता है कि चलो, मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर आग
मौजूद है तो तुम एक वर्मिलियन बर्ड बनोगे। ये कहने के बाद वो उसे जैसे ही अपना वर्मिलियन बर्ड सूप पिलाता है तो वो सूप इतना गर्म होता है कि किन्मो अपने मुंह से आग उगलने लगता है और कहता है कि ग्रैंडपा ये बहुत गर्म है। और फिर आखिर में बारी आती है उसके उस अंकल की जो कि अंधा होता है और कहता है मैं जानता था कि इसके अंदर ब्लैक टर्टस स्पिरिट है, क्योंकि ये लास्ट स्पिरिट बची थी तो सब लोगों को पूरा यकीन था कि किन्मो के अंदर तो बस यही स्पिरिट बची है तो यही इसकी स्पिरिट होनी चाहिए। मगर वो सूप पीते ही उसे अचानक से पेट में दर्द होने लगता है, जिस पर वो कहता है कि ये क्या है, तुम लोगों ने मुझे जहर तो नहीं दे दिया। और ग्रैंडपा माउजियन कहता है इसका मतलब फिर ये है कि ये लड़का एक नॉर्मल इंसान है। तो ग्रैनी कहती है कि हम सब लोग बूढ़े हो गए हैं, अगर हम लोग मर गए तो फिर ये लड़का यहाँ पर एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। और फिर वो मॉन्क कहता है कि मेरे ख्याल से हमें इसे कहीं ऐसी जगह भेज देना चाहिए जहाँ इसके जैसे ही लोग रहते हों। और इसके लिए अंकल मोजियान को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम इसे बाहर भेजना चाहते हो, क्या तुम चाहते हो कि हम इसे अपने दुश्मनों का निवाला बना दें? अगर ये बाहर गया तो बाहर हमारी मदद के बगैर तो ये पल भर भी जिंदा नहीं रह सकता। मगर वो मॉन्क उसे पीछे पुश करता है और कहता है कि अच्छा तो फिर बताओ कि हम इसके साथ क्या करना चाहिए। किन्मो उन्हें आपस में लड़ने से रोकने की कोशिश करता है मगर वो लोग उसकी बात नहीं मानते और किन्मो कहता है कि प्लीज आप लोग लड़ना बंद करें, मैं आप लोगों को मरने नहीं दूंगा, ना ही मुझे कुछ होगा। इतने में अचानक विलेज चीफ वो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सुनकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि विलेज चीफ ये कैसी बातें कर रहा है। और फिर ग्रैनी कहती है कि विलेज चीफ क्या कहना चाहते हो, आखिर क्या अच्छा है? तो फिर विलेज चीफ उन्हें बताता है कि असल में किन्मो की बॉडी एक खास बॉडी है, इसके पास एक साथ चारों स्पिरिचुअल पावर्स होंगी, ऐसी पावर्स जो कि आज तक किसी ने भी अचीव नहीं की। यूँ समझ लो कि इसके पास एक डिवाइन बॉडी है जिसे कल्टीवेट कर पाना इतना आसान नहीं होता। ये सुनकर वो सब लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या वाकई में इसके पास कोई डिवाइन बॉडी है? वो पेंटर मास्टर कहता है मैंने तो आज तक इस तरह की बॉडी के बारे में नहीं सुना, शायद विलेज चीफ को ही इसके बारे में मालूम होगा। तो फिर विलेज चीफ कहता है इस बॉडी को नॉर्मल स्पिरिट बीस्ट के ब्लड से कल्टीवेट नहीं किया जा सकता, हमें लिंक्ड आई कल्टीवेशन को एक्टिवेट करने के लिए 4 ट्रू स्पिरिट बीस्ट चाहिए होंगे। तुम लोग फौरन से उन चारों के चारों स्पिरिट बीस्ट को पकड़ना शुरू करो, हम लोग कल से ही इसकी अवेकनिंग के लिए काम शुरू कर देंगे। जैसे जैसे स्पिरिट ब्लड पीता जाएगा इसकी कल्टीवेशन आहिस्ता आहिस्ता एक्टिवेट होती जाएगी। ये सुनकर वो ग्रैनी कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वो किन्मो से कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, हम लोग कल से ही तुम्हारे लिए स्पिरिट बीस्ट को पकड़कर लाना शुरू करेंगे। और अंकल मोजियन भी कहता है कि बेफिक्र हो जाओ बच्चे, तुम्हारी अवेकनिंग तो हम करके रहेंगे, अब बस तुम सब कुछ हमारे ऊपर ही छोड़ दो। और वो मास्क मैन कहता है कि ठीक है तो फिर मैं भी इसके लिए सूप्स बनाना रेडी करूंगा और इसकी अवेकनिंग के लिए जितनी हो सकेगी मदद करूंगा। और इस तरफ ग्रैनी कहती है कि मेरे बच्चे को कहीं ज्यादा खिला पिलाकर मोटा मत कर देना। पर हमें दिखाया जाता है अचानक से वो मास्क मैन किसी सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वही मास्क मैन विलेज चीफ से कहता है कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी भी ऐसी डिवाइन बॉडी के बारे में नहीं सुना, हम सब लोग एक साथ ही बड़े हुए हैं और हम सब एक साथ ही मर जाएंगे, मगर ये बच्चा अकेला रह जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि आपका ये झूठ ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला, एक ना एक दिन ये सबको पता चल जाएगा। मगर विलेज चीफ कहता है कि हमें किन्मो को ये बिलीव दिलाना होगा कि उसके पास एक डिवाइन बॉडी है। मगर मास्कमैन कहता है कि तुम उसे बेवकूफ मत बनाओ, तुम उसे इस तरह तो मरवा दोगे, वो बस एक ऑर्डिनरी लड़का है। मगर विलेज चीफ कहता है मैं जानता हूँ कि वो एक नॉर्मल लड़का है, मगर उसकी किस्मत सबसे ज्यादा खास है। मुझे लगता है कि वो हम सबसे भी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनेगा। हम लोग अपनी स्पिरिट्स के साथ जो काम कर सकते हैं वो बगैर स्पिरिट के भी कर सकता है। और फ्यूचर में ऐसा जरूर होगा कि वो खुद अपनी कल्टीवेशन का रास्ता ढूंढ निकालेगा और फिर जब उसे रास्ता मिल जाएगा तो वो खुद ब खुद अपनी इमोर्टैलिटी के सफर पर निकल जाएगा। ये सुनकर वो मास्कमैन हैरान हो जाता है और कहता है क्या इमोर्टैलिटी? तो फिर विलेज चीफ कहता है हाँ, उसके लिए इमोर्टैलिटी हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि किस्मत उसके साथ है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो मास्कमैन जो कि एक फार्मिस्ट था वो
अगले ही दिन से उसके लिए सूप बनाना तैयार कर देता है और उसे पीने के लिए देता है। उस सूप से उसे बहुत ही ज्यादा स्मेल आ रही होती है, मगर ग्रैंडपा को गुस्से में देखकर वो फौरन से उस सूप को पी जाता है। सूप पीने के बाद उसे उल्टी आने लगती है क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा गंदा होता है। मगर फिर वो ग्रैंडपा कहता है तुम्हें ये पूरा का पूरा सूप पीना है। ये कहते हुए वो पूरा का पूरा कोल्ड्रोनी उसे दे देता है और कहता है कि तुम्हें ये सारी की सारी पावर्स की जरूरत पड़ेगी। ये कहने के बाद वो खुद नीडल्स बाहर निकाल लेता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्मो जैसे ही वो सारा का सारा सूप पी लेता है तो अचानक से उसके हाथ पैर फूलना शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते एक गुब्बारे की तरह फूलकर हवा में उड़ने लगता है और उसका ग्रैंडपा जैसे ही उसे नीडल चुभाता है तो उसकी बॉडी से सारा गैस निकलने लगता है, जिसकी वजह से वो एक गुब्बारे की तरह यहाँ वहाँ उड़ना शुरू कर देता है। ये देखते ही उसका ग्रैंडपा फौरन से उसे पकड़कर उसकी की सारी हवा निकाल देता है और फिर ग्रैंडपा मोजियान भी वहाँ पे आ जाता है और वो उस मार्क्समैन से कहता है कि तुमने इसे एक दिन के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पिरिट ब्लड पिला दिया है, अब मेरी बारी है। वो किन्मो का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है और हमें ग्रैंडपा मोजियन के बारे में बताया जाता है कि उसकी स्वॉर्डमैनशिप बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। वो अपनी स्वॉर्ड से इतने अटैक्स कर सकता है कि वो 1 मिनट में ही अपने दुश्मन के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। उसे वहाँ पर देखकर किन्मो कहता है कि थोड़ा मुझे संभल कर रहने की जरूरत है, मगर क्योंकि वो मेरे ग्रैंडपा हैं तो मुझे इतनी उम्मीद है कि वो मुझे ज्यादा हर्ट नहीं करेंगे और आज से पहले उन्होंने कभी भी मुझ पे ज्यादा गुस्सा भी नहीं किया है। ये सोच कर ही वो खुश हो रहा होता है कि अंकल मोजियन के साथ प्रैक्टिस करके मजा आएगा और फिर उसका अंकल उसे जैसे ही चैलेंज करके बुलाता है तो फौरन से किन अपना वो नाइफ लेकर उस पर हमला करने के लिए जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसका ग्रैंडपा जिसकी बॉडी का निचला हिस्सा था ही नहीं, वो बगैर निचले हिस्से के ही बहुत ही आसानी के साथ उसके साथ फाइट कर रहा होता है। किन्मो उस पर बहुत सारे अटैक्स करता है मगर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। उसका अंकल बहुत ही ज्यादा फास्ट और बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और देखते ही देखते वो अपने नाइफ से बहुत ही पावरफुल फायर क्रिएट करता है और उड़ते हुए बहुत ही फास्ट स्पीड से उस पर आकर जैसे हमला करने की कोशिश करता है तो किन्मो बिल्कुल हैरान सा रह जाता है क्योंकि उसके ग्रैंडपा ने 1 सेकंड के अंदर ही उस पर दर्जनों अटैक कर दिए थे और उसके सामने मौजूद वो लकड़ी का पोल छोटे छोटे स्लाइस की तरह उसके हाथ पर आकर गिरता है। मगर ये लड़ाई यहाँ पे रुकने वाली नहीं थी। वो लोग अपनी लड़ाई को कंटिन्यू करते हैं जिसमें अंकल मोजियान उसकी जमकर धुलाई करना शुरू कर देता है। किन्मो अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था, यहाँ तक कि अंकल मोजियान की बॉडी का तो आधा हिस्सा था ही नहीं मगर उसके बावजूद भी वो उसे छू तक नहीं पा रहा था और मोजियान जब अपनी फायर नाइफ का इस्तेमाल करता है तो उससे किन्मो की बॉडी में आग लगने लगती है, जिस पर वो कहता है कि जितना अटैक हमारा फास्ट होगा उसके अंदर एनर्जी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। ये कहते ही वो बहुत ज्यादा जोश में आ जाता है और किन से कहता है कि तुम्हारा नाइफ जितना ज्यादा फास्ट चलेगा तुम्हारे नाइफ में मौजूद एनर्जी उतनी ही ज्यादा फैलती जाएगी, इसीलिए अपने नाइफ को जलने दो क्योंकि यही अल्टीमेट एनलाइटमेंट होती है। ये कहते हुए वो अपने उन नाइफ से बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव अटैक करना शुरू कर देता है जो कि बहुत ही ज्यादा होते हैं। उसके अटैक से हमें दिखाया जाता है कि बादलों के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। किन्मो कहता है कि ग्रैंडपा की अल्टीमेट स्वॉर्डमैनशिप की ये पावर है, सच में ये तो लाजवाब है। मगर अचानक से वो मॉन्क पीछे आ जाता है और कहता है कि लगता है कि तुम्हारे अंकल का चाकू काम नहीं कर रहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कराता हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किन उस मॉन्क के साथ उसके घर में आता है तो किन कहता है कि ग्रैंडपा मुझे लगता है कि शायद आपको कॉफिन बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप मेरे साथ जरा नरमी से पेश आएंगे। और उसे याद आता है कि ग्रैंडपा हमेशा से उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और अब भी वो उसके साथ ज्यादा सख्ती नहीं बरतेंगे। मगर देखते ही देखते उस मॉन्क के रिएक्शन ही चेंज हो जाते हैं और वो कहता है कि ट्रेनिंग में कोई किसी का सगा नहीं होता। ये कहते ही वो उसे एक जोर से पंच मारता है जिसकी वजह से किन्मो सीधा एक कॉफिन के अंदर जाकर गिरता है और फिर ग्रैंडपा उससे कहता है कि तुमने जो नाइफ स्किल्स सीखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैजिक स्किल्स हैं, मगर मैं तुम्हें पंचिंग स्किल्स सिखाऊंगा जो कि थंडर पंचेज होंगे। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि किन्मो एक ही पंच के साथ हवा में ऊपर आ जाता है और वो कहता है कि बचपन में तो ग्रैंडपा कहा करते थे कि ये पंचिंग स्किल्स तो बेसिक है, मगर लगता है कि शायद अब वो बिल्कुल सीरियस हो गए हैं। वो मेरे ऊपर अपनी एट्रीब्यूट पावर को यूज कर रहे हैं। वो जैसे ही वापस से नीचे आकर गिरता है तो ग्रैंडपा उसे अपने हाथों से होल्ड कर लेता
लेता है और फिर ग्रैंडपा से कहता है कि आप एक हाथ के साथ कैसे पंचेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ग्रैंडपा कहता है कि मेरा एक हाथ 1000 हाथों के बराबर है। ये कहने के बाद वो उसे अपनी पावर शो करता है और दिखाता है कि उसके पीछे कुछ स्पिरिचुअल हैंड्स होते हैं जो कि हमेशा फाइट में उसकी मदद करते हैं। और ग्रैंडपा कहता है कि मैं लोगों को सिर्फ एक दिखाता हूँ और मारता 10 हूँ। चलो अब आ जाओ, आकर अटैक करके दिखाओ। ये सुनते ही किन्मू जोश में आकर उस पर हमला करने के लिए जाता है और जोरदार पंच खाता है और फिर से वार करता है तो फिर से मार खाता है। उसका ग्रैंडपा उसे थंडर लाइटनिंग के साथ साथ बॉक्सिंग की भी ट्रेनिंग दे रहा होता है, मगर इसमें किन्मू को बहुत ज्यादा मार खानी पड़ रही थी। और ग्रैंडपा कहता है कि तुम इन अटैक्स के साथ अपने अपोनेंट की सोल को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, क्योंकि ये स्किल्स हमारी लिमिट से भी बहुत ही ज्यादा हैं। कोई भी ह्यूमन बॉडी या फिर ह्यूमन सोल इन अटैक्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहते हुए वो उसे मार मार कर उठाकर फिर से बाहर फेंक देता है, मगर वो देखता है कि दरवाजे पर तो ग्रैंडपा गुआन खड़ा हुआ है। वो उससे कहता है कि अगर तुम अपने दुश्मन को ना हरा सको तो फिर बहुत ही तेज स्पीड के साथ भागो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कहते ही वो उसे पकड़कर वहां से फौरन से ले जाता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि वो मॉन्क देखता है कि वो तो पल भर में ही वहां से बहुत ही ज्यादा दूर निकल गए हैं। और किन्मू कहता है कि अंकल गुआन मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड हैं, क्योंकि वो हमेशा से मुस्कुराते रहते हैं और मेरे साथ बहुत ही अच्छे और फ्रेंडली हैं। और मुझे हमेशा से यही लगता है कि वो स्माइल इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हमेशा खुश रहते हैं। मगर जब से मुझे पता चला है कि उन्होंने अपनी एक स्माइल से ही एक बंदे को मार डाला था, तब से मुझे डर लगने लगा है कि उनकी ये स्माइल रियल है या फिर फेक है। मगर फिर वो अपने ग्रैंडपा से कहता है कि बताओ कि आपके अंदर कौन सी मैजिकल पावर है। तो ग्रैंडपा कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी पता नहीं चला, मेरी पावर्स मेरी टांगों में है। ये कहते ही वो उसे बुलेट स्पीड के साथ उठाकर वहां से बहुत ही दूर ले जाता है। अंकल गुआन की एक टांग नहीं होती, मगर वो सिर्फ एक टांग के सहारे पर ही बहुत ही तेज रफ्तार के साथ दौड़ सकता है। वो किन से कहता है कि तेज दौड़ने के लिए तुम्हें अर्थ का सहारा लेना चाहिए, जो कि तुम्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। वो किन्मू से कहता है कि चलो खड़े हो जाओ, अब मुझे तेज स्पीड के साथ भाग कर दिखाओ। यूं समझ लो कि ये पूरी दुनिया बिल्कुल फ्लैट है। ये सुनकर किन्मू हैरान हो जाता है और कहता है सब कुछ फ्लैट है, ये कैसे हो सकता है। तो ग्रैंडपा उसे एक छोटा सा डेमो दिखाता है और कहता है कि तुम चाहो तो दीवार पे भाग सकते हो, चाहो तो तुम पानी के ऊपर चल सकते हो, और अगर चाहो तो तुम आसमानों में उड़ सकते हो। ग्रैंडपा कहता है कि जब तुम्हें तुम्हारी अपनी ही आवाज सुनाई ना दे तो समझ जाना कि तुमने स्पीड को अचीव कर लिया है। ये देखकर किन बहुत ज्यादा हैरान होता है कि ग्रैंडपा सिर्फ अपनी एक टांग के सहारे ही इतना फास्ट दौड़ सकते हैं, तो अगर उनकी दूसरी टांग होती तो उनकी स्पीड क्या होती। पता नहीं उनकी दूसरी टांग किसने काटी है। और वो उस मोंक के बारे में कहता है कि उनके पंचेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, फिर भला उनका वो हाथ किसने काटा है। और दूसरी तरफ ग्रैंडपा मौजियान वो स्वॉर्ड स्किल्स में तो माहिर हैं, फिर भला उनकी हाफ बॉडी को किसने कट किया है। आखिर इनका दुश्मन कौन है जो कि इन्हें मारना चाहता है। मगर फिर वो कहता है कि क्योंकि मेरे पास एक डिवाइन बॉडी है तो फिर मुझे अब उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। हो सकता है कि शायद मैं उनके जितना भी स्ट्रॉन्ग ना बन पाऊं, मगर मैं इतना तो स्ट्रॉन्ग बनना ही चाहूंगा कि मैं उन सब लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। ये कहते ही वो फिर से प्रैक्टिस करने के लिए जाता है, मगर विलेज चीफ उसे रोकता है और कहता है कि तुमने पहले ही अपनी बॉडी में मौजूद सारी एनर्जी कंज्यूम कर ली है, पहले जाओ और थोड़ा सा आराम कर लो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो ग्रैंडपा के रूम में आकर उसके सामने बैठ जाता है और फिर ग्रैंडपा के बारे में कहता है कि ग्रैंडपा हमारे विलेज चीफ हैं जिनके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है, वो जो कुछ भी कहते हैं वही सच होता है। मगर फिर ग्रैंडपा उससे कहता है कि तुम बचपन से ही ये वाले गाइडिंग स्किल्स प्रैक्टिस कर रहे हो, ये ट्रेनिंग स्किल्स मैंने स्पेशली तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही बनाए हैं। तुम इस ट्रेनिंग की मदद से अपनी वाइटल एनर्जी को सर्कुलेट कर सकते हो, इसे डिवाइन बॉडी डानगोंग कहते हैं। ये सुनकर किन्मू हैरान हो जाता है और कहता है कि डानगोंग डिवाइन बॉडी क्या होती है। सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बॉडी बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगी। तो उसका ग्रैंडपा कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, जैसे ही तुम ब्रेक थ्रू कर लोगे तुम फौरन से अपनी 3 डांगोंग डिवाइन बॉडी को अचीव कर लोगे। उसके बाद तुम इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बन जाओगे। मगर फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो एक और ग्रैंडपा के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, जो कि बोल नहीं सकता, मगर वो बहुत ही ज्यादा सख्त होता है क्योंकि उसके पास ब्लैक स्मिथ स्किल्स होते हैं। और वो दूसरा ग्रैंडफादर जो कि पेंटिंग करना जानता है, वो बेचारा सुन नहीं सकता।
सकता। और मेरा दूसरा ग्रैंडपा जो कि देख नहीं सकता मगर वो हमेशा से ऐसे ही शो ऑफ करता है कि जैसे उसे हर एक चीज क्लियरली दिखाई देती है। ये सब लोग इंजर्ड होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। मैं इन लोगों को ऐसे ना उम्मीद नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी हो जाए वो डिवाइन बॉडी मुझे हर हाल में अचीव करनी ही है। और उसके लिए वो एक से बढ़कर एक सूप पीता है जिससे उसे जोरदार झटके लगने लगते हैं मगर उसके बावजूद भी वो रुकने का नाम नहीं लेता। उसकी विल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही थी मगर वो हर सूरत में डिवाइन बॉडी को अचीव करना चाहता था तो इसके लिए वो डट जाता है और अपने सारे के सारे ग्रैंडफादर्स के स्किल्स को सीखने की कोशिश करता है। भले ही वो उसमें फेल हो जाता है मगर वो हार नहीं मानता। अगले सीन में हमें दो डीमन गर्ल्स को दिखाया जाता है जो कि किन्मो और उसके ग्रैंडफादर को देखते हैं। वो दोनों जंगल में अकेले प्रैक्टिस करने के लिए आए हुए होते हैं। किन जैसे ही हमला करने के लिए ग्रैंडपा की तरफ आगे बढ़ता है तो उसका ग्रैंडपा एक ही स्टिक के साथ उसे चारों शाने छेद कर देता है। और दूसरी तरफ किन्मो को अब इसमें और भी ज्यादा मजा आने लगा था। वो स्किल्स को और अपने दिन काउंट करना शुरू कर रहा होता है। उसने जहां जहां जो जो कमी की थी वो उस कमी को पूरा करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। और वो मास्कमैन विलेज चीफ से कहता है कि आपने जो ऐसे डिवाइन स्किल्स सिखाए हैं मुझे लगता है कि ये एंशिएंट टाइम के स्किल्स हैं। ये कहने के बाद वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं और ग्रैंडपा कहता है कि उसकी बॉडी में कोई भी वाइटल एट्रीब्यूट है ही नहीं, इसीलिए मैंने उसे सबसे सिंपल और सबसे बेसिक टेक्निक सिखाई है। तो वो मास्कमैन कहता है कि अगर वो ऐसी ही बेसिक टेक्निक सीखेगा तो फिर वो यहाँ पर सरवाइव कैसे करेगा? उसके लिए तो कोई भी स्किल अचीव करना नामुमकिन हो जाएगा। तो ग्रैंडपा कहता है कि हाँ मुझे भी यही लगता था मगर मैंने देखा है कि वो कम उम्र में ही रिफ्लेक्शन स्किल्स को सीखता जा रहा है और हर दिन वो 4 पॉइंट्स आगे बढ़ता जा रहा है। और मैं देख सकता हूँ कि उसकी वाइटलिटी वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कि उस पर अब किसी तरह के एट्रीब्यूट का कोई भी असर नहीं होने वाला। यही वजह है कि हम लोग उसकी अवेकनिंग में नाकाम हो गए थे। ये सुनकर वो ग्रैंडपा कहता है कि आखिर इसकी वाइटलिटी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है? तो विलेज चीफ कहता है कि इसकी वाइटलिटी स्पिरिचुअल पावर के मुकाबले में 50% ज्यादा स्ट्रांग है। ये सुनकर वो दूसरा मास्टर हैरान हो जाता है कि क्या 50% वाइटलिटी ज्यादा है? इसका मतलब तो फिर ये है कि आगे चलकर ये अपनी पावर्स को एक्टिवेट करेगा क्योंकि इसकी वाइटलिटी तो मेरी वाइटलिटी से भी ज्यादा है। वो फिर से विलेज चीफ से कहता है कि मुझे बताइए कि आखिर ये कितनी लिमिट तक जा सकता है, क्या ये हमारे जितना पावरफुल बन सकता है? तो ग्रैंडपा कहता है कि मैं खुद भी ये नहीं जानता कि उसकी लिमिट्स क्या हैं, मगर मैं इतना जानता हूँ कि ये लड़का दुनिया में इकलौता ऐसा लड़का है जो कि डाओ यिन गोंग को एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जा सकता है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।